चलिए, एक टॉपिक जो हम लोगों ने लास्ट टर्म पे शुरू किया था वो धारा 125 पे आके रुक गया था। आगे देखते हैं, छोटा सा है, कोशिश करेंगे इस क्लास में पूरा हो जाए। जहां पूरा हो जाएगा वहीं क्लास आज की खत्म करेंगे। एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी, ठीक है। गारंटी की जो संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, उसके एसेंशियल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले नंबर पे एक गारंटी के संविदा जो है उसको होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बोलिए भाई। प्रिंसिपल क्या? एक डेट होना जरूरी है। डेट 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 कहते हैं इसको, ऋण। तो इसमें जैसे आप लायबिलिटीज देखें, प्राइमरी सेकेंडरी तो होती हैं, तो कह सकते हैं कि ऋण भी दो तरह के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल डेट का होना जरूरी है, मुख्य ऋण का होना जरूरी है, मुख्य ऋणी का होना जरूरी है, जिसके डिफॉल्ट करने पे तीसरा आदमी जिम्मेदारी लेता है कि ठीक है वो पेमेंट मैं करूंगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर कोई ऋण नहीं है, रिकवरेबल डेट नेसेसरी जो एक बात कही है कि मतलब जिसको रिकवर किया जा सके। अगर मान लीजिए कोई ऋण नहीं है तो क्या होगा? जब ऋण नहीं होगा, विमलेश जी म्यूट रखें अपने को। तो अगर प्रिंसिपल डेट नहीं होगा तो किस चीज के लिए गारंटी दी जाएगी? जब गारंटी नहीं दी जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगा। एक केस है, एक लाइन में इसमें आप लिख सकते हैं, हार्बर्ग इंडिया रबर कॉम कंपनी, हार्बर्ग इंडिया रबर कॉम कंपनी वर्सेस मार्टिन। इस मामले में एक लाइन में कहा गया कि अगर इफ देयर इज नो वैलिड प्रिंसिपल डेट, अब वैलिडिटी की यहां बात आएगी, उसको हम चर्चा करेंगे। नो वैलिड प्रिंसिपल डेट, देयर कैन बी नो वैलिड गारंटी। नो वैलिड डेट, नो वैलिड गारंटी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है इसमें। अगर भाई एक बैड डेट नहीं है जो रिकवर किया जा सके विद द हेल्प ऑफ लॉ, कह सकते हैं, तो वहां पे गारंटी भी नहीं होगी। अगर वो इलीगल है तो वो भी इलीगल हो जाएगा। तो कैसे कहा जाए, इसकी वैलिडिटी की बात कैसे की जाए? एक मामला देखते हैं, स्वान वर्सेस बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। स्वान वर्सेस बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। स्वान वर्सेस बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। ये स्कॉटिश बैंक था एक, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ये मामला है, ध्यान दीजिएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मामला है स्वान बैंक। तो इसमें एक बैंक होता है, और बैंक एक अपने कस्टमर को ओवरड्राफ्ट देता है। बैंक अपने कस्टमर को ओवरड्राफ्ट देता है, और उस ओवरड्राफ्ट मीन्स एक तरह का ऋण होता है। समझे आप? ऋण माने लोन, आप समझ रहे हो? तो डेट, तो ओवरड्राफ्ट देता है अपने कस्टमर को,
इस ओवरड्राफ्ट के लिए एक श्योरिटी चाहिए। तो मान लीजिए एक पर्सन है सी, इसने श्योरिटी दी। बाद में क्या पता लगता है कि ये जो ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट जो है ये एक स्टैट्यूट के तहत, एक नियम के तहत, कानून के तहत, संविधि के तहत क्या हुआ है, ये शून्य है। ध्यान दीजिए, अभी बात हुई वैलिड डेट होना चाहिए। तो जब ये इसके तहत वॉइड था, तो क्या कस्टमर से इसको वसूला जा सकता है? बैंक ही बैकफुट पे आ जाएगा कि भाई जो मैंने काम किया है वो ही वॉइड है। जब वॉइड है तो इससे हम वसूल कैसे सकते हैं? जब उससे नहीं वसूल सकते तो इनसे कैसे वसूलेंगे? ये जो श्योरिटी है, सी इज श्योरिटी, श्योरिटी से कैसे वसूल लेंगे भाई? हो ही नहीं सकता। बात आपके समझ में आई? कस्टमर डिफॉल्ट करता है। हाँ, जो लोग देर से आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, टाइम से रहा करें, पूरा घंटा बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप समझ लीजिए कि एक वैलिड प्रिंसिपल डेट का होना जरूरी होता है। अब यहां पे एक कुछ इसी तरह का मामला आता है कि अगर मान लीजिए कोई डेट माइनर को दिया गया है, कोई ऋण जो है वो माइनर को दिया गया, अवयस्क को दिया गया, तो क्या होगा? कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच, क्वींस बेंच, किंग, ये सब होते हैं ना। तो एक केस आता है COUTS, काउट्स, काउट्स एंड कंपनी, काउट्स एंड कंपनी वर्सेस ब्राउन लेकी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक अवयस्क को दिया गया ऋण, गारंटी ऑफ माइनर्स डेट। ये बात हम यहां पे कर रहे हैं, गारंटी ऑफ माइनर्स डेट। अगर माइनर को ऋण दे दिया गया है तो उसमें अगर कोई किसी ने श्योरिटी दी है, गारंटी दी है, तो क्या होगा? तो एक मामला आता है काउट्स एंड कंपनी वर्सेस ब्राउन लेकी का। इसमें जो भी बेंच थी उसने कहा और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो दोनों पक्षकारों को पता था कि ये माइनर हैं, जिन्होंने ऋण दिया, जिन्होंने ऋण लिया, जो श्योरिटी थे, सबको ऑल वर नोन अबाउट दिस फैक्ट दैट इज रिलेटेड टू माइनर। फिर भी श्योरिटी ने कह दिया ठीक है हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो इन्फेंट्स रिलीफ एक्ट, वहां पे जो जैसे अवयस्कता अधिनियम है ना, इन्फेंट्स रिलीफ एक्ट 1874 का है, उसमें कहा गया कि अवयस्क के द्वारा जो काम किए गए हैं वो शून्य होते हैं। अब शून्य होते हैं तो क्या होगा? जब शून्य होते हैं और सभी पार्टीज को, पक्षकारों को ये पता था कि ये अवयस्क है, तो क्या होगा? वो इन्फोर्सिएबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और जब वहां इन्फोर्सिएबल ही नहीं हुआ तो श्योरिटी की कौन सी जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इस केस में तो ये कहा गया, लेकिन अब इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, इसको आपको समझना होगा। काउट्स एंड कंपनी वर्सेस ब्राउन लेकी में इन्फेंट्स रिलीफ एक्ट 1874 के तहत निर्णय दिया गया कि इसमें शून्य होने के कारण कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, तो श्योरिटी भी इससे मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया में आते हैं तो इस केस का नाम आपको एक बार बताया गया है, काशीबा वर्सेस श्रीपत।
SHRIPAT, श्रीपत, मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे कहेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जो श्योरिटी है, श्योरिटी माने प्रतिभूत, जो गारंटर है, श्योरिटी माने गारंटर जो है, वो अगर इस बात को जान रहा है, he is knowingly given his guarantee for minor debt, जानते हुए भी दिया है, तो क्या होगा? जिम्मेदार होगा। श्योरिटी इज लायबल, ठीक है, जिम्मेदार होगा। क्यों? जानबूझ के तुमने ये गलती की है। तो काशीबा वर्सेस श्रीपत के मामले में ये कहा गया, ऊपर जो केस बताया गया काउट्स एंड कंपनी वर्सेस ब्राउन लेकी में, कि इन्फेंट्स रिलीफ एक्ट 1874 के तहत चूंकि वो शून्य है, तो शून्य करार को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। अगर श्योरिटी को कहा जाए तुम पैसे दो, इट मींस कि उसको इन्फोर्स कराया जा रहा है, तो शून्य को प्रवर्तन कराना ठीक थोड़ी है। तो ये एक है मामला, 3-4 मामलों, 3-4 केस लॉस को आप देख के कह सकते हैं कि प्रिंसिपल डेट इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक, तो ये पहला बिंदु है। दूसरे बिंदु पे आइए। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि किसी भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे तत्व मौजूद होते हैं जो कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्री कंसेंट, कंसिडरेशन। तो यहां पे कुछ दिक्कत सा आपको लगेगा कि एक व्यक्ति है जिसने उधार लिया है, एक व्यक्ति है जिसने उधार दिया है, उन दोनों के बीच में ये हैं प्रिंसिपल डेटर, जिन्होंने उधार लिया, ये हैं क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर को कुछ सामान क्रेडिटर को पैसा मिलेगा, मनी, मान लीजिए कुछ उधार खरीदने की संविदा है। प्रिंसिपल डेटर को क्या मिलेगा? गुड्स मिलेगा, जो भी सामान होगा जिसकी संविदा हो रही है वो प्रिंसिपल डेटर को मिलेगा और इनको मनी। क्लियर? तो यहां तो कंसिडरेशन है, यहां तक बात समझ में आ रही है मुझे कि यहां तो कंसिडरेशन है। जो दूसरा हम पॉइंट बात करेंगे, कंसिडरेशन। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो बंदा सिर्फ इस मनी के पेमेंट की गारंटी लेता है कि अगर ये फेल होंगे तो मैं पे करूंगा, इसको कौन सा कंसिडरेशन मिल रहा है भाई? ये जो फटे में टांग अड़ा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रही बात। क्यों ये फटे में टांग अड़ा रहा है? इसको मिल क्या रहा है? कंसिडरेशन की बात करें तो ये भी फुलफिल होना चाहिए कि ये भी कुछ कंसिडरेशन इसको मिल रहा है ना, तभी इसकी स्टेटस जो होगी वैलिड होगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आपसे मैं रिप्लाई चाह रहा हूं, यहां तक बात समझ में आ रही है कि ये बंदा कंसिडरेशन के बिना दिख रहा है? बात समझ में आ रही है? अब इसको देखते हैं कि हमारे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कहीं प्रोविजन है क्या कि इसको हम कंसिडरेशन से कैसे बांधेंगे? यस है। 126 हम पढ़ चुके हैं ना? यस, 126 तो पढ़े थे। अब देखिए 127 में आइए, 127 में साफ साफ लिखा है कंसिडरेशन फॉर गारंटी, गारंटी के लिए प्रतिफल, प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल। तो लिखा क्या है? एनीथिंग डन। अब लीजिए आगे बात, एनीथिंग डन एक बात हुई, दूसरी बात क्या होगी? और एनी प्रॉमिस। ठीक है, इसको भी लिख लो, और एनी प्रॉमिस।
दो बातें आ गई। एनीथिंग और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। देखो, ये दोनों जो काम किए जा रहे हैं, या गया हो या कोई प्रॉमिस किया गया हो, दो बातें फायदे के लिए किसके की गई हो? प्रिंसिपल डेटर के लिए। प्रिंसिपल डेटर के लिए जो दोनों बातें की गई हैं, दोनों में से कोई एक। तो जब ये दोनों बातें की गई हैं, तो यही इसको, देखिए, इसके कहने पे किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे जोड़ा गया है। श्योरिटी के कहने पे क्रेडिटर इसको कुछ माल दे रहा है, कुछ उसके लिए कर रहा है, या कुछ करने का वचन दे रहा है। क्लियर? तो जो ये कुछ कर रहा है इसके कहने पे, यही इसका प्रतिफल मान लिया जाएगा। जो काम प्रिंसिपल डेटर के लिए किया गया है, कोई वचन दिया गया है, वही बात श्योरिटी के लिए प्रतिफल का काम करेगी। पढ़िएगा। The principal debtor, benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. गारंटी दे रहा है, इसको कुछ मिलना मिलाना नहीं है, बस घुमा के बांध दिया गया। ठीक है, तुम्हारे कहने पे ये हमने किया, इसलिए तुम्हारे लिए ये प्रतिफल हो गया। क्लियर? चलिए, इसमें तीनों आपको देखने हैं इलस्ट्रेशंस, महत्वपूर्ण है इसलिए। B requests A to sell and deliver to him goods on credit. ठीक है, B है बंदा, माली हालत ठीक नहीं है, A से कहता है कि उधार दो। A कहता है ठीक है, देंगे, उधार दे देंगे, बट क्या बट? A agrees to do so, provided C will guarantee the payment of the price of goods. हम दे तो देंगे, लेकिन तुम्हें जानने वाला C है, मैं भी उसको जानता हूं। अगर वो कहे कि ये पैसा वो भुगतान करने के लिए तैयार है, अगर आप नहीं दोगे गारंटी दे। B C से कहता है कि भैया गारंटी दे दो, मुझे उधार माल मिल जाए। C ऐसे कह देता है ठीक है, आई एम रेडी इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट। एग्रीड, कोई बात नहीं। सी ने ए से कह दिया, ए ने पैसा दे दिया। अब यहां पे सी के लिए प्रतिफल क्या हुआ? जो ए ने सी के कहने पे इसको माल दे दिया, ये उधार देना ही ए के लिए नहीं, सी के लिए कंसिडरेशन हो जाए। कंफ्यूजन? सी प्रोमिसेस टू गारंटी द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ ए's promise to deliver the goods. This is sufficient consideration for C's promise. सी के प्रॉमिस के लिए जो उसने उधार माल दे दिया, वही पर्याप्त प्रतिफल है। सफिशिएंट कहा गया, इसमें कोई कमी नहीं है। ध्यान देने वाली बात है। एनीथिंग डन क्या हुआ? माल की आपूर्ति, सप्लाई, क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। बी पढ़िएगा। ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी। ए बी को माल की सप्लाई देता है। C afterwards requests A to forbear to sue B for the debt for a year and promise that if he does so, C will pay for them in default of payment by B. A agrees to forbear as requested. This sufficient consideration for C's promise. मतलब क्या है? मतलब ये है, A होता है, बी को उधार माल देता है। ध्यान दीजिएगा, ए बी को उधार माल देता है। बी इज प्रिंसिपल डेटर हियर। बी को जब उधार माल मिलता है तो इसकी एक ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट पे ये फेल कर जाते हैं पे करने से। ड्यू डेट पे बी फेल कर जाते हैं। बी इज डेटर, ये क्रेडिटर। अब यहां पे सी आता है। सी का रोल यहां शुरू हो रहा है। सी कह रहा है कि ए से, अब ए इनके ऊपर मुकदमा करने जाएगा बी के ऊपर। बी सी की शरण में जाते हैं और सी से कहते हैं भैया मेरी कुछ गारंटी ले लो, मुकदमा न करे। सी कहते हैं ए भाई साहब, इसके ऊपर आप एक साल तक मुकदमा मत करो। जैसे इतना माने हो, एक साल मेरे कहने से मान जाओ।
तो ये कहता है अगर 1 साल बाद भी पैसा नहीं दिया तो, तब ये कहते हैं अगर 1 साल बाद वो पैसा नहीं देता है तो मैं श्योरिटी के रूप में हूं और वो पैसा भुगतान करूंगा। अब ये क्या करते हैं, उन्होंने जो सी ने रिक्वेस्ट किया 1 साल तक मुकदमा न करने का, उसको एक कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू सू हिम फॉर 1 ईयर। अब देखिए, एनीथिंग डन या एनी प्रॉमिस। अब यहां पे प्रॉमिस क्या हुआ, और एक्ट भी कह सकते हैं, उसने मुकदमा नहीं किया और 1 साल तक मुकदमा न करने का वचन दिया, तो ये वचन देना ही सी के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। श्योरिटी फॉर श्योरिटी, दिस इज द एडिक्वेट कंसिडरेशन। दोनों समझ में आ गए स्थितियां। अब तीसरी स्थिति देखिए जिसपे अभी विवाद उठने वाला है। तीसरा जो मामला है इलस्ट्रेशन में, उसमें अभी कुछ डिस्प्यूट रेज होगा, उसको पढ़िए। A sell and delivers goods to B. Afterward, without consideration, agrees to pay for them in default of B. देखिए, A ने sold goods on credit किसको? B को। A sold goods on credit to B। ठीक है, अब अगर उधार बेच दिया, पहले बेच दिया, बात समझिएगा, पहले बेच दिया, अब क्या होगा? सी का कोई रोल नहीं। सी बाद में एकाएक अपीयर होते हैं और कहते हैं ठीक है, जो तुमने उधार दिया है मैं उसकी गारंटी लेता हूं, मैं उसकी गारंटी लेता हूं कि अगर वो पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा। अब देखिए, धारा 127 के अनुसार क्या ये जो वचन दे रहा है, ये इसके लिए कंसिडरेशन है क्या? कंसिडरेशन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पहले काम हो चुका है, उस समय आपको नहीं पूछा गया था। आप अभी आके कह रहे हो ठीक है, अगर आप लोग कोई डिफॉल्ट करेगा पेमेंट में, मैं दे दूंगा। क्यों दे दोगे? तुम्हारा कंसिडरेशन कहां है? तुम दे दो, ठीक है, तुम्हारा कंसिडरेशन कहां है? जब कंसिडरेशन नहीं है तो आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं वही वैलिड नहीं होगा। बिना कंसिडरेशन के आप जानते हैं जनरल प्रिंसिपल्स में वाइड हो जाता है, तो यहां ये वाइड हो जाएगा। सीधे सीधे लिखा है कि द एग्रीमेंट इज वॉइड, शून्य है, प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है, वो यहां लागू हो जाएगा। एक आगे मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम देंगे, क्यों दोगे भाई? पहले तुमसे पूछा गया होता तब ना। अभी ये वाइड होगा, इस पे नहीं, बाद में कहा नहीं जा सकता, ये नहीं कह सकता कि इन्होंने कहा है और ये भुगतान करें, वाइड सेंस में। ठीक है, अब देखिए कंसिडरेशन में जब आ रहे हैं तो यहां पे यही वाला मुद्दा अब यहां खड़ा होता है कि क्या पास्ट कंसिडरेशन, एक इसमें लिख लें, जानकी पॉल वर्सेस ढोकरमल केदार बक्स। जानकी पॉल, यहां पे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, जानकी पॉल वर्सेस ढोकरमल केदार बक्स। केदार बख्श के मामले में सीधे सीधे ये कहा गया दैट अ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इतना ही लिख के निपट जाइए, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़। ठीक है, जानकी पॉल वर्सेस ढोकरमल केदार बख्श के मामले में कहा गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अब वही बात इसमें कही गई है कि बट नो डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी। जरूरी नहीं है कि क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में क्या हो, डायरेक्ट कोई एग्रीमेंट या कंसिडरेशन की बात आए।